बिहार में मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और जो तमाम पार्टियां हैं वो जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह जी। गोपाल बाबू, ये देखा जा रहा है कि पहले तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी और नीतीश जी में कोई डील हुई है। आपको लगता है कि कोई डील हुई है सत्ता ट्रांसफर के लिए? मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह का कोई डील हुआ होगा। कारण है कि जितने भी ये राजनीतिज्ञ हैं बिहार के प्लेटफॉर्म पर, सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तित्व, अपने को कुछ पाने के लिए ही राजनीति करते हैं और अपने हित के लिए कहीं भी कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, किसी का भी कुछ उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि उनके अपने पास तो कुछ नहीं है और सबको दिग्भ्रमित करके अपनी राजनीति को चलाते हैं। क्या लगता है ये दोनों लालू जी और नीतीश जी मजबूरी में एक दूसरे के साथ आए हैं? इसमें कोई शक नहीं है। लालू जी की मजबूरी थी नीतीश ये तेजस्वी को एस्टेब्लिश करना और नीतीश जी की मजबूरी हो गई कि उनका डिटोरेशन होना। बिहार में उनकी साख गिरती जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ जो बदलाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी जो आई अभी, वो उनके अस्तित्व को कबूल करने से भागती थी। नीतीश जी को डर था कि भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी को तोड़ नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं वो उनको मान नहीं रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनके साथ कैबिनेट में डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो हमारा नेतृत्व था वो बीजेपी को समेट के उनके पीछे लगाया था। बदलाव के बाद बीजेपी के लड़कों में बिहार के प्रति जिम्मेदारी बढ़ी तो उनसे प्रश्न करना शुरू किए, इसलिए वो भाग गए। इसलिए देखे कि अब हमको यहाँ हमारी प्रतिष्ठा नहीं रह गई, हमारी संख्या कम हो गई, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो तेजस्वी के शरण में गए। तो नीतीश जी ने फिर कहा कि अब मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। इसके पहले भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जब ऐसा बयान देते हैं तो क्या फिर से आप लोग भाजपा वाले नीतीश जी को वापस अपने गठबंधन में ले सकते हैं? क्योंकि देख रहे हैं जब से ये महागठबंधन बना है, नीतीश जी को कभी सुधाकर सिंह कुछ बोल देते हैं, कभी चंद्रशेखर बोल देते हैं, फिर बार बार कुछ ना कुछ हो ही रहा है उनके महागठबंधन में गड़बड़। तो क्या फिर नीतीश जी को लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं समझता हूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ आज अपने पार्टी को समझता हूँ, फिर दोबारा पार्टी हमारी ये गलती करने नहीं जा रही है, अनक करेगी। क्योंकि डूबते हुए जहाज पर जिसका स्थिति समाप्त हो रहा हो उसको अपने साथ कौन लाएगा? नीतीश जी आज बिहार में अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास अपना ओरिजिनल वोट बैंक नहीं है और एक महान व्यक्तित्व के साथ रहने के बाद जो उनकी व्यक्तित्व बनी थी नरेंद्र भाई मोदी के साथ रहने पर, उससे हटने के बाद इनका ये अस्तित्व विहीन हो गए। और रही बात कि आज जो नेता लोग हैं उनके जितने भी 10-15 सालों के वक्तव्य आप देखेंगे, कभी एक वक्तव्य दूसरे से मेल नहीं खाता है। उस आधार पर आप निर्णय लीजिए कि ये झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं। सरकार आपको क्या लगता है कितने दिन चलेगी? अभी मजबूरी में है, चलेगी, चुनाव तक चलेगी, क्योंकि दूसरा अल्टरनेट नहीं है। जेडीयू के विधायक भाजपा के संपर्क में है? इस पर मैंने कोई अध्ययन नहीं किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि भाजपा इस तरह पहल करेगी। भाजपा भी दूसरे विधायकों को बिहार में अपने साथ लाने की प्रयत्न नहीं करेगी। बिहार अगली बार स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिहार की जनता जो 25 का चुनाव होगा उसमें बिहार को पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलेगा।
इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव में क्या होगा 40 सीटों में? जो हमारी पुरानी जितनी सीटें थीं 32 से 35 के बीच में आएंगी। ये लोग तो कहते हैं कि महागठबंधन बन गया, सारा पिछड़ा वोट मेरे साथ है, मुस्लिम मेरे साथ है, आप लोग दरकिनार हो गए, आप लोग को तो कुछ आएगा ही नहीं। सवाल है ना कि महागठबंधन जो बना है पहले बिहार में, तो मांझी जी का बोली देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का बोली देख लीजिए, और जो इतना छोटी पार्टी है उनकी सेवा देख लीजिए। जब ये बोली ये हाल है तो आगे क्या होगा? इसलिए बिहार की जनता सब समझ रही है और जाति पात की राजनीति करने वाले को खेल भी समझ रही है। लेकिन हमको जहाँ तक अंदाज है कि हम लगभग बिहार में सभी प्रदेशों में आज भी प्रवास करते हैं। बिहार की जनता के सामने एक ही प्रश्न है कि बिहार का क्या होगा, और क्या होने में जितना मैंने 3-4 प्रश्न किया है उन्हीं लोगों का प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है। और उसी प्रश्न को मैं आज आप लोगों के माध्यम से नीतीश, जैसे औद्योगिक विकास हो गया, नौकरी हो गया, शिक्षा व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब चरमरा चुकी है। अगला प्रश्न मेरा ये है कि ये शराबबंदी नीति जो है नीतीश जी का, वही तेजस्वी यादव पहले कहते थे जब विपक्ष के नेता थे तो कहते थे कि होम डिलीवरी हो रहा है, अब उस पर वो कुछ बोलते नहीं हैं। मैंने कहा ना कि बिहार के नेतृत्व जो है कुर्सी पर आने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी से झूठ बोल सकते, किसी से समझौता कर सकते, क्योंकि इनकी न कोई बिहार के बारे में सोच है, न इनका कोई राजनीतिक चरित्र है, और न इनके पास आगे भविष्य के लिए कोई प्लानिंग है। शराब नीति क्या गड़बड़ है? आपको क्या लगता है, संक्षेप में बताइए। जब जिस देश में हर एक प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है तो बिहार अकेले सफल कैसे हो सकता था? ये तो पहले सोचनी चाहिए थी। इन्होंने एक गेम खेला था अपने नाम का प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, औरतों को हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक रियल उच्च पदाधिकारी का ही कहना कि सर रेवेन्यू तो बिहार आ रहा है लेकिन सरकार के खजाने में नहीं जा रहा, सबके प्राइवेट पॉकेट में जा रहा है। बिहार में शराबबंदी आप देख रहे हैं कि ट्रक के ट्रक दूसरे प्रदेशों से आ रहा है, ये सब कुछ जानता है। पुलिस की मिली भगत से ये सब हो रहा है। अब तो सवाल है कि आपने इस तरह का कड़ा कानून बना दिया कि जिस थाने में दारू पकड़ा जाएगा उस थाने पर एक्शन होगा, तो कौन थानेदार उसको अपने जिम्मेदारी लेगा? तो आपकी पॉलिसी गलत है ना, आपने पॉलिसी गलत बनाई, सबसे राय बात करके समझ करके। कि आपको याद है, मैं याद दिला देना चाहता हूँ, हम लोग भी थे उस समय, विधायक थे हम। कर्फ्री जी ने शराबबंदी किया था, लेकिन उसमें 2 चीज उन्होंने ताड़ी छूट दिया था। ताड़ी का छूट था, खजूर का छूट था, और बाद में 1 साल के बाद उनको जब अनुभव हुआ कि नहीं निर्णय गलत हो गया है, हम अपने बिहार को विकसित करने के लिए हमारा रेवेन्यू भी फॉल कर रहा है और हम इसको रोक नहीं सकते हैं, मानो एक चरित्र बन गया है दारू पीना, इसलिए उन्होंने वापस लिया, रोल बैक किए और सम्मानजनक के बोल के रोल बैक किए कि नहीं हमारी नीति गलत है। तो नीतीश जी तो कर्पूरी ठाकुर के ही अनुयायी हैं। इनका कोई गुरु है? जितने नेता हैं इनके गुरु तो सिर्फ एक ही थे, जयप्रकाश नारायण, उनको भी ये मार्केट में बेच दिए अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे के बारे में क्या चिंता करते। मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि बिहार में अभी अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को फिर उभारने की कोशिश हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल बोला कि 35 साल से सत्ता बदल चुकी है और गरीबों के नाम पर सरकार चल रही है, पिछड़ों के नाम पर सरकार चल रही है, और जो ये लोग नारा लगाते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल ने नारा लगाया, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कल कि 10 का शासन नहीं चलेगा, 90 भाग हमारा है। अब उन्होंने एक नया बात कहा है कि शोषक वर्ग बदल चुका है, क्योंकि एक ही परिवार जो है वो शोषक बन गया है। अपना प्रश्न खुद करते, जवाब उसी में है। कौन वर्ग शोषक बन गया है? शोषक बन गया है ये जो सरकारी तंत्र खड़ा है और राजनीतिक तंत्र जो बिहार में नई नई पार्टियों का खड़ा है, ये खुद शोषण कर रहे हैं बिहार का। ये खुद अपना जवाब देना
कि अपनी जाति के नेता बनने के बाद क्या उन्होंने अपने जातियों के लिए कुछ किया? उन्होंने अपनी जाति का शोषण किया कि नहीं किया? हर एक जाति के नेता अपने ही जाति के शोषण करते हैं, उनके नाम पर वोट लेते हैं, नेता बनते हैं और उनके लिए करते कुछ नहीं। पर इसका जवाब तो दें। कुशवाहा जी ने जो कहा है कि शोषक वर्ग अब बदल चुका है और एक ही वर्ग शोषक वर्ग है और एक ही परिवार का व्यक्ति जो है वो सत्ता चला रहा है। इसमें गलती उनकी नहीं है क्या? ये भी तो वहीं से निकले हुए हैं और ये निकलने के बाद एक जगह स्टेबल रहे, बिहार को निर्माण करने की कोशिश की है। कभी भारतीय जनता पार्टी में गए, कभी नीतीश जी से छोड़ के गए, कभी उनके आरजेडी के पास। इनका चरित्र क्या है? इनकी बात का क्या कोई जवाब है? धन्यवाद। तो ये थे गोपाल नारायण सिंह। इन्होंने कहा, संक्षेप में बात ये है कि इन्होंने शराबबंदी को रोल बैक करने के लिए मांग की है क्योंकि बिहार सरकार को काफ़ी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और एक पैरेलल इकोनॉमी जो है बिहार में खड़ा हो चुका है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।